लेट्स सी टुडे ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसका हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर नंबर 2 है? एल्केन। क्लियर है। अब एल्केन को बेसिकली हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है। जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग स्टडी करेंगे एल्केन के बारे में एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द एल्कीन एंड एल्काइन। क्लियर है। तो ये जो एल्केन है, तो एल्केन का हम लोग तो समझ ही रहे हैं कि भाई एल्केन किसे बोलते हैं। तो एल्केन का अगर हम इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या जनरल प्रॉपर्टी की बात करें तो आप यहाँ पे समझो कि एल्केन किसको बोलेंगे। एल्केन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एल्केन बोलेंगे जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड। अगर जैसे ही एक पूरे का लॉन्ग चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे एल्कीन बोलेंगे या एल्काइन बोलेंगे। क्लियर है। क्या होता है बेसिकली कार्बन और कार्बन के बीच चाहे जितना भी बड़ा आप चैन ले लो उसमें क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो इट मीन्स इट्स एल्कीन एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इट मीन्स एल्काइन। क्लियर है। तो आई थिंक गाइज यहाँ पे कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैंने आपका जो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था जो नोमेनक्लेचर था या जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था उसको मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। तो आई थिंक अगर आपने मेहनत किया है, आपने उस वीडियो को देखा है तो आप कोई भी बुक उठा लो, आपको अब कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो लेट्स सी। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग एल्केन की बातें कर रहे हैं तो इसका हम लोग कुछ जनरल प्रॉपर्टी के बारे में बातें कर रहे हैं। देन हम लोग इसका सोर्सेस के बारे में बातें करेंगे कि भाई ये मिलता कहाँ से है। और फिर अगर मिलता नहीं भी तो अगर हमें कोई और एल्केन चाहिए तो हम उसको लेबोरेटरी मेथड से कैसे बना सकते हैं। एंड देन विल गो फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक दैट। ओके, सो वन बाय वन विल गो। ओके, सो अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज की बातें करें तो इसका जो जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इट मीन्स क्या है यहाँ पे क्या है? n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड हियर विल बी n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख लो, जैसे मैं पेंटेन की बातें करता हूँ तो पेंटेन का कितना हुआ? H12। क्लियर है। C5 पेंटेन। और अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नोमेनक्लेचर आप ऑलरेडी जान चुके हो। अब यहाँ पे देखो n कितना है? 5 है। क्लियर है। तो अब इसको कन्वर्ट करो CnH2n+2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 5 रखो, अब यहाँ पे 5 रखो तो क्या यही फार्मूला आ रहा है क्या? यस, इट इज कमिंग टू दिस वन। क्लियर है। तो इसी प्रकार जितने भी जो एल्केन होंगे उनका जो जनरल फार्मूला है, मोलिकुलर फार्मूला जनरल क्या है? वो CnH2n+2 है। क्लियर है। अब एक तो हम लोगों ने समझ लिया कि जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है। सेकेंड वन, दिस वन इज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या होता है? सेकेंड वन, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि इनका जो जो टेट्रा वैलेंसी होता है एक कार्बन का, वो क्या होता है? इस तरह से अलग अलग एटम से या सेम तरह के एटम से कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है। इसलिए क्या है? इसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। क्लियर है। थर्ड वन, इसको हम लोग पैराफिन भी बोलते हैं। पैराफिन्स। वाई? क्योंकि ये इसका जो टेट्रा वैलेंसी है क्या है? वो कंप्लीटेड है और ये जो है अब इस बॉन्ड को हम ब्रेक नहीं कर सकते तो इट मीन्स इट्स अ लेस रिएक्टिव। क्लियर है। क्यों? अगर इसका पैरम अगर लैटिन और इस तरह के वर्ड में जाओ तो पैरम प्लस एफिन होता है, मीन्स क्लियर है। इट मीन्स पैरा मीन्स लिटिल
एंड इट मीन्स अफिनिटी, क्लियर, लाइक दैट मीन्स बहुत लिटिल अफिनिटी होता है किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, किसी दूसरे एटम के साथ, इसलिए मीन्स लिटिल अफिनिटी मतलब लेस अट्रैक्शन मीन्स व्हाट, लेस अट्रैक्शन मीन्स वो लेस रिएक्टिव है, वो चुपचाप रहना चाहता है भाई, किसी से ज़्यादा उसको मतलब नहीं है। इट मीन्स इट्स अ स्टेबल कंपाउंड एंड इट्स अ लेस रिएक्टिव, क्लियर है। तो चलो ये हो गया। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज द point number 4 is we are talking about the general properties. Okay, many are flammable, so it's good fuel. Clear है। and fifth one is the they take participate in combustion reaction. कंबशन रिएक्शन, क्लियर है। अब इसमें से बहुत सारे जैसे हैं वो हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं। फ्यूल का काम जैसे नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस क्या होता है, नेचुरल गैस मेनली जो उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है। देन देयर आर सम पार्ट्स ऑफ द इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, उसी प्रकार, क्लियर है। तो जितने भी जो हम लोग पेट्रोल, डीजल, ये सब जो जितने भी जो आएंगे ये सब क्या होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं कहाँ आते हैं, एल्केन के अंदर आते हैं, क्लियर है। तो इसलिए तो जनरल प्रॉपर्टीज हो गया, हम लोगों ने तो समझ लिया कि भाई ये जनरल प्रॉपर्टीज है। तो ये बेसिकली हम लोग एल्केन को ऐसे समझते हैं। तो इसका अगर हम एग्जांपल ले लें तो क्या क्या हो जाएगा एग्जांपल, जनरल फार्मूला को आप रखो एंड देन इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन। अब आपको इसका बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, एन इक्वल टू 1 रखो, एन इक्वल टू 2 रखो, एन इक्वल टू 3 रखो, एन इक्वल टू 4 रखो एंड एन इक्वल टू 5 रखो एंड सो ऑन, क्लियर है। तो सो लेट्स सी देयर आर सोर्सेस ऑफ एल्केन्स कि कहाँ से भाई हमें मिलता है। सो नाउ सेकेंड सोर्सेस ऑफ एल्केन्स, क्लियर है। इसके लिए हमें क्या होता है, नेचुरल गैस होता है एंड देन जो पेट्रोलियम या जो क्रूड ऑयल बोल सकते हैं वो सब होते हैं, क्लियर है, मतलब ये होता है, ठीक है ना। इसमें भी जो एल्केन है वो क्या हमें दिखाता है, वो हमें दिखाता है आइसोमरीज, ठीक है। अब आइसोमरीज में क्या होता है कि भाई जो मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है बट जो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऑलरेडी आई हैव कवर दिस टॉपिक इन लास्ट क्लास, ओके। सो जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, दिस इज द सेम बट देज आर डिफरेंट, क्लियर है। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ब्यूटेन है, अब ये हो गया पेंटेन फॉर एग्जाम्पल, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा समझो, ये आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते, 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन पेंटेन। क्यों पेंटेन, क्योंकि देयर आर 5 कार्बन एटम्स इन द लॉन्ग चेन, ओके। एंड अगर यहाँ पे क्या है, हर एक कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल, क्लियर है। अगर इसमें से कोई भी 1 2 3 4, अब यहाँ पे देखो, अगर एटलीस्ट वन कार्बन एटम अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ देखो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे आइसोपेंटेन।
अब यहाँ पे ध्यान देना, इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर होगा वो डिफरेंट होगा गाइस, क्लियर है, क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू आइसोमरिज्म यहाँ पे ये नेम हुआ, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एटलीस्ट वन कार्बन एटम, 1 2 3 4 3, यहाँ पे ये देखो, अगर एक एटलीस्ट एक कार्बन एटम किस तरह से जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे नियोपेंटेन, क्लियर है। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया लास्ट क्लास में, बट यहाँ पे आपको मैं रिकॉल करा दिया। तो ये इस तरह के आइसोमरिज्म भी शो करते हैं। एंड देन विल गो फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ द एल्केन। तो एल्केन में जनरली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं किसका, हम लोग प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं जो हमारा सिलेबस में है क्या है, मीथेन एंड इथेन, क्लियर है, CH4 एंड C2H6। हम इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखेंगे। अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या होता है, तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कि भाई अगर हमें लेबोरेटरी में बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, प्रिपरेशन। एक कॉर्क है, बबल्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, मीथेन और इथेन गैस हमें मिलता है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये बर्नर है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम मीथेन बनाना चाहते हैं क्या करना पड़ेगा, हमें सोडियम जो इथेनोएट है उसका किसके साथ रिएक्शन कराना होगा, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराना होगा, और वहाँ पे उसका क्या करना होगा, बर्न करना होगा। और अगर हम इथेन बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें सोडियम प्रोपेनोएट के साथ सोडा लाइम का अगर हम बर्न करते हैं तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, हमें मीथेन और इथेन गैस मिलता है। ये ट्यूब होता है, ट्यूब में हम क्या कर देते हैं, हम ट्यूब में सोडियम इथेनोएट और सोडा लाइम को यहाँ पे रख देते हैं। और उसके बाद इसको हम जब बर्न करते हैं तो इस ट्यूब से होते हुए, ये पानी है, पानी से होते हुए यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू द लेस डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर, ये कहाँ पे हमें मिलता है, ये हमें जो इन्फ्रारेड जो ट्यूब है उसमें हमें यहाँ पे ये हम यहाँ पे कलेक्शन कर लेते हैं मेथन और इथेन गैस के, क्लियर है। तो अगर हम इसका विथ रिस्पेक्ट टू मेथन गैस देखें तो हमें क्या करना होगा, मेथन गैस का जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है CH3COONA प्लस सोडा लाइम जो होता है NOH प्लस CaO, यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो रहा है 300 डिग्री सेल्सियस। एंड देन यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH4 मिलेगा। एंड देन हमें क्या मिलेगा, हमें Na2CO3 मिलेगा। अगर हम इथेन गैस बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा C2H5COONA प्लस NaOH, 2 H 5 C OO Na प्लस NaOH, 2 H 5 C OO3 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 प्लस NaOH, 2
C2H6 प्लस Na2CO3 और ये कहाँ पे है, यहाँ पे हमें इस तरह से अगर हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। क्लियर है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे सोडियम एथानोएट, इसे सोडियम प्रोपानोएट। क्लियर है। और ये जो दोनों का जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सोडा लाइम। तो सोडा लाइम किसका किसका मिक्सचर है, ये देखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का। क्लियर है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि भाई अगर हम एल्केन में अगर हम मीथेन और इथेन को लेबोरेटरी मेथड से बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ट्यूब में क्या लेना होगा, इन द क्लोज कंडीशन हमें एक ट्यूब में क्या लेना होगा, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा क्या, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा सोडियम एथेनोएट एंड देन वी हैव टू put what is soda lime. Soda lime is what? Soda lime is the mixture of sodium hydroxide and calcium oxide and we have to provide the heat through the burner. कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस। एंड देन आफ्टर बर्निंग व्हाट विल हैपन, आफ्टर बर्निंग यहाँ पे देखो, यहाँ से जो गैस पास हो रहा है, गैस के साथ साथ बहुत सारे बहुत सारे अदर बाई प्रोडक्ट भी होते हैं। तो वो क्या होंगे, जो इनसे डेंसर है, जो मीथेन और इथेन गैस है, क्योंकि मीथेन सबसे हल्का होता है एल्केन में और इथेन एंड देन आफ्टर इथेन। तो उसके बाद जैसे यहाँ से जब हम इसको बर्न करते हैं तो इसके साथ बहुत सारे और अदर भी बाई प्रोडक्ट होता है, तो सारे यहाँ पर रह जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पे हम क्या रिसीव करते हैं, यहाँ पे हम रिसीव करते हैं इन्वर्टेड जो ट्यूब है, उसमें हम क्या रिसीव करते हैं, उसमें हम रिसीव करते हैं डिजायर मीथेन और एथेन। क्लियर है गाइज। मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में बहुत अच्छे से डिटेल्स में लिखा हुआ है। मैं जस्ट इसका जो टेक्निकल पार्ट है उसको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। क्लियर है। तो आई थिंक ये लेबोरेटरी जो मेथड है उसको वो आपको समझ में आया होगा। चलो क्लियर, ये तो हो गया वन। अगर हम और भी अलग तरीके से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो सेकेंड जो है, अगर आयोडोमीथेन, क्लियर है, या यहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन नेम में मिथाइल आयोडाइड। क्लियर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CH3I। जब इसका रिएक्शन जब नेसेंट हाइड्रोजन के साथ कराया जाता है तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे I होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH4 एंड देन HI। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको बराबर कर दो तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला मीथेन। तो एक ये भी मेथड है। दूसरा है गाइज, अगर हम मीथेन बनाना चाहते हैं तो हमें किसके साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, ब्रोमो इथेन को या इथाइल ब्रोमाइड को। ब्रोमो इथेन इज द IUPAC नेम। तो इसका हमको किसके साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, इसका रिएक्शन कराना पड़ेगा I प्लस नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, C2H6 प्लस HI। क्लियर है। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर दो, 2 कर दो। तो यहाँ देखो 5 2 7, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो दिस इज द इथेन। तो इस तरह से अगर हम फर्दर अगर मीथेन और इथेन बनाना चाहते हैं तो हम किससे बना सकते हैं, आयोडोमीथेन से भी बना सकते हैं, ब्रोमो इथेन से भी हम क्या बना सकते हैं, इथेन बना सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड बोलता है, आप इसको 4th ले लो या 3 ले लो। व्हेन वाटर इज एडेड एट नॉर्मल टेम्परेचर टू एल्युमिनियम कार्बाइड।
carbide, then we get what? We get methane. Okay, so let's see the reaction. तो reaction क्या होगा? Al4C3 का रिएक्शन हम किससे कराएंगे? हमको रिएक्शन किससे कराना है? हमको रिएक्शन कराना है H2O से। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH4 प्लस AlOH3। अब इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर दो तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि तो क्या हमें मिला? हमें मीथेन गैस। क्लियर है? तो हम इस तरह से यहाँ भी बना सकते हैं किसे? व्हेन वाटर इज एडेड एट नॉर्मल टेम्परेचर टू एल्युमिनियम कार्बाइड देन वी गेट मीथेन। तो इस तरह से भी हम मीथेन गैस को बना सकते हैं। क्लियर है? और जनरली किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन जिस रिएक्शन से आता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। अब ये वुड्स जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन होता है वुड्स रिएक्शन होता है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? वुड्स रिएक्शन में जो वुड्स रिएक्शन है उसमें हम जो इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, कार्बन वैसे कंपाउंड को हम प्रिपेयर करते हैं। तो क्लियर है? तो इसका जो प्रिपरेशन है उसमें रिएक्टेंट क्या होगा? जब हम एल्काइल हैलाइड को, क्लियर है, को सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ what? In presence of dry ether, then we can get इथेन। क्लियर है? तो चलो हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या है। वुड्स रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ आप इसे याद रखो। क्लियर है? अब रिएक्शन जैसे CH3I को जब हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या हमें मिलता है? यहाँ पे मिलता है CH3 प्लस Na। यहाँ पे 2 कर दो एंड यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपके बराबर हो। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो ये जो आई है इससे ब्रेक होकर क्या होता है? ये दोनों आपस में मिलता है। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? वुड्स जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। और जो वुड्स रिएक्शन है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सोडियम इंपॉर्टेंट है एंड देन ड्राई ईथर जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? उसको इसके लिए क्या है? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो ऑड नंबर ऑफ जो कार्बन होंगे उसके लिए नहीं है। तो मीथेन का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं नहीं, क्योंकि एक है। क्लियर है? दूसरा, एक वुड्स रिएक्शन किसके प्रेजेंट में होता है? इस जो रिएक्शन है उसके लिए में क्या नेसेसरी कंडीशन है? सोडियम है एंड ड्राई ईथर है। तो यहाँ से आपके कोई भी जो क्वेश्चन होंगे उसमें आप मल्टीपल चॉइस के भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, और नहीं तो ये फिर इसका डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन बोर्ड हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो तो वहाँ से पूछ सकते हैं। तो वुड्स रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? फॉर फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। क्लियर है? तो चलो अब हम लोग अगर हमें रियल लाइफ में रिक्वायरमेंट है ये सब सारे कंपाउंड्स के, सारे सब्सटेंस के, तो हम एल्केन में इथेन और मीथेन का प्रिपरेशन कैसे करें। क्लियर है? तो चलो अब हम लोगों ने तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी देख लिया, इसका सोर्सेस भी देख लिया। अब हम लोग बातें करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ का। क्लियर है? तो प्रॉपर्टीज़ का जब हम बातें करेंगे तो कितने तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं? प्रॉपर्टीज होते हैं 2 तरह के। तो चलो हम लोग पहले देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आप ले लो मीथेन और यहाँ पे ले लो आप इथेन। क्लियर है?
तो ये जो मीथेन गैस होता है ये कैसा होता है, ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो ठीक है ना, अपीयरेंस। तो इसका जो मीथेन गैस वो कैसा होता है, मीथेन गैस होता है एक तो होता है कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं होता है, फिर क्या होता है ऑर्डरलेस, ठीक है। और अगर हम वही इथेन की बातें करें तो ये क्या होता है, ये होता है, ये भी होता है कलरलेस, यानी कोई कलर नहीं होता, क्लियर है, ये भी ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये होता है पॉइजनलेस, पॉइजनलेस गैस, या आप इसको बोलते हैं नॉन पॉइजनस गैस। अगर दूसरे का हम बातें करें, दूसरे प्रॉपर्टी का, तो दूसरे प्रॉपर्टी का हम बातें करते हैं जनरली जो भी कोई सब्सटेंस होता है फिजिकल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जब हम बातें करते हैं तो हम बातें करते हैं आइदर इट्स अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। सो इन दिस रिस्पेक्ट तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, विल टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मीथेन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना है, वो -182 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। और जो इथेन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, -172 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, क्लियर है। और जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, वो समझ लो आप 162 डिग्री के अराउंड होता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो होता है -189 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो CH4, तो इसका कितना है, इसका है 12 और इसका है 4, तो कितना हो गया 16 मोलिकुलर वेट, क्लियर है। उसी प्रकार C2H6 का हम करें तो कितना हो गया 12 दूना 24 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 30 AMU, ऐसे ले लो, ठीक है ना। तो जो इसका जो मोलिकुलर वेट है 30। तो आप यहाँ पे देखो कि जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता है उस तरह से क्या होता है, उस तरह से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। मैं देखो -180 डिग्री है या -172 डिग्री सेल्सियस है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -162 डिग्री है, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -89 डिग्री सेल्सियस है। इट मीन्स विथ इंक्रीजिंग इन मोलिकुलर वेट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो इंक्रीज करने लगता है, क्लियर है ना। अब जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में आ गया इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत अगर हम लोग बातें करें तो थर्ड पॉइंट जो है कि भाई ये क्या है, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है। अगर इसको वाटर में सोल्यूबल करोगे तो ये नहीं, ऐसे लिख लो, नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो किस में सोल्यूबल होगा, ये होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सोल्यूबल होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब इस केस में क्या होगा, ये क्या है, ये जो नॉट सोल्यूबल मीन्स निग्लिजिबल, बट इसमें क्या है, स्प्रेंगली सोल्यूबल है, मतलब थोड़ा मोड़ा है, सोल्यूबल इन वाटर बट कंप्लीटली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सॉल्वेंट, क्लियर है। तो ये यही पॉइंट है। अब यहाँ पे आप देख लो,
कि भाई जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हम लोगों ने तो देख लिया है कि भाई एक जो अगर मेरे सामने कोई कंपाउंड है तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। अगर कोई बोलता है कि मीथेन है तो हम उसके बेसिस पे क्या बोल सकते हैं कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट ए होगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ए होगा। एंड देन अगर उसका कोई एक होमोलोगस सीरीज अगर अनदर है तो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ए होगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये निकल गया है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होमोलोगस सीरीज होता है उसका सेम नहीं होता। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। सो जो होमोलोगस सीरीज में क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विथ इंक्रीजिंग इन मोलिकुलर वेट, उनका प्रॉपर्टी चेंज होते चला जाता है। कौन कौन से प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लाइक दैट। बट जो उनका केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो सिमिलर होता है। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलो अब हम लोग देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब एक ही है कि भाई ये दूसरे एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। क्लियर है ना। तो दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स अगर बहुत शॉर्ट में आप समझो मीन्स केमिकल रिएक्शन। क्लियर है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो मीथेन एंड इथेन है ये किस तरह से बिहेव करते हैं। क्लियर है। तो चलो तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट में आप लिख लो, दे डू नॉट रिएक्ट विथ बेस। क्लियर है। तो नोट डाउन कर लो कि भाई इसके साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम पर मैग्नेट, इन लोगों के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर है। तो चलो अभी इसका सबसे जो फेमस जो सेकंड पॉइंट है, जो रिएक्शन है जिसका हमारा डेली लाइफ में यूटिलाइजेशन है, क्या है, कंबशन रिएक्शन। अब यहाँ पे आप देख लो कि कंबशन रिएक्शन को आप ऐसे समझो, आग, फायर होना। फायर ट्रायंगल के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। तो फायर ट्रायंगल के लिए हमें क्या क्या लगता है। एक तो लगता है फ्यूल, दूसरा लगता है एयर मीन्स ऑक्सीजन, एंड थर्ड वन इज द इग्नाइटिंग मटेरियल, मतलब जो स्टार्टिंग में जो एक चिंगारी या आग दे सके। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एयर का बातें हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कंबशन रिएक्शन हो रहा है तो अगर जब हम क्वांटिटी ऑफ एयर को अगर हम कम करेंगे तो एक अलग रिएक्शन होगा, और उससे भी कम करेंगे तो एक अलग रिएक्शन होगा। पूरा तरह से सफिशिएंट एयर है तो उसका जो कंबशन होगा वो बहुत ही अलग होगा। क्लियर है। तो चलो अब हम देखते हैं कि कंबशन रिएक्शन व्हेन एयर इज सफिशिएंट। और जब एयर सफिशिएंट होगा तो क्या होगा, एयर इज सफिशिएंट मीन्स ऑक्सीजन का बातें हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा। अब जो कंप्लीट कंबशन होगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, चलो देखते हैं। ये देखो CH4 + O2। अब ये जो कंप्लीट जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे थोड़ा सा हीट दे दिए, क्यों, क्योंकि इग्निशन के लिए चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो CO2 प्लस और क्या है यहाँ पे H2O प्लस हीट यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है ना। तो ये जो हमारा हीट है, इसी हीट को हम लोग क्या है, ये फ्यूल का यही तो कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है ना। तो चलो उसमें नहीं जाते हैं। दैट हीट इज कैलोरीफिक वैल्यू। चाहे आप मोटर बाइक हो, व्हीकल्स हो, या आप खाना बनाने में यूज करते हो, ये सब सारे यही हीट जो निकलते हैं जो क्या कहते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अब इसका मास बैलेंस, इसका कोफिशिएंट बैलेंस कर लो। यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो H यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं यहाँ कर दूँ तो कितना हो गया, ये देखो 2 यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 2 हो गया, और यहाँ पे 2 है, 4 है। तो यहाँ पे कर दे क्या, यस।
एक 1 नंबर हो गया। 2 नंबर हो गया कि C2H6 प्लस O2 को अगर हम करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, H2O। अभी देखो 2 यूज कर लो, यहाँ पे 7 यूज कर लो, यहाँ पे 4 हो गए तो यहाँ पे 4 यूज कर लो, और यहाँ पे 6 यूज कर लो। तो देखो 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है 6 दूना 12, तो यहाँ पे देखो 6 दूना 12, यहाँ पे कितना है 4 दूना 8 और 6 14, 7 दूना 14, और यहाँ पे हेट। ये कहानी कब है, जब कंप्लीट कंबसन रिएक्शन हो रहा। मीन्स क्या है यहाँ पे आप देखोगे कि एयर यहाँ पे सफिशिएंट है, क्लियर ना। तो जब सफिशिएंट एयर है तो जब कंबसन होगा दैट इज कॉल्ड कंप्लीट कंबसन। उसमें क्या होगा, उसमें देखोगे कि CO2 जनरेट हो रहा है और वाटर वेपर जनरेट हो रहा है एंड हीट जनरेट हो रहा है। और ये किस तरह से चलेगा, ये जलेगा, फ्लेम है उसका होगा ब्लूइश नॉन सूटी फ्लेम। क्लियर है। आप कभी देखना ध्यान से कि जब आजकल तो सारे सब LPG गैस में अब हमारे यहाँ घर में खाना बन रहा है, लेकिन आप अपने आज 5 साल या 10 साल पहले जाओ तो वहाँ पे लकड़ी से खाना बनते थे, जिसे वो लोग डिफरेंट वैरायटीज में चूल्हा यूज करते थे, मिट्टी का होता था। तो उसमें हम देखते थे कि वो हवा देना पड़ता। तो हवा देने का क्या मतलब, अगर हम उसमें फूंक देते थे, हवा देते थे, तो उसका मतलब क्या है, एयर सप्लाई करने से क्या होता था कि वो उनका जो इग्निशन था, उनका जो कंबंसन था वो बहुत अच्छे से होता था, और हम टोटल अच्छे से जो हमारा जो ईंधन है, जैसे उस टाइम में लकड़ी हुआ करता था, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। और अगर आपका कंप्लीट कंबंसन होगा तो ये हीट क्या होगा, ये जो हीट है, जो एनर्जी है वो ज़्यादा जनरेट होगा। क्लियर है। अब चलो, अगर हम इसी को, अगर ये केस नंबर 2 हो जाए, केस नंबर 2 में अगर हम बातें करें कि when air is not sufficient, तो सेम रिएक्शन कहाँ कन्वर्ट होगा, से +O2 यहाँ पे कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट, ठीक है ना। तो मैक्सिमम क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब यहाँ पे बैलेंस कर लो, यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे 2 कर लो, 1 और 2। उसी प्रकार C6 प्लस O2, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CO प्लस 2H2O प्लस हीट। तो यहाँ पे देखो, जब इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पे जो इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है, तो 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4, तब जाके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर हुए, ठीक है ना। अब 2 5 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। क्लियर है, ये देखो 6। तो आप यहाँ पे अब देखोगे कि भाई जो इसका है कि अगर जब इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है इंस्टेड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। आज इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, फ्यूल का लॉस हो रहा है। इसलिए हमें कंबसन, प्रॉपर कंबसन कराने के लिए हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सफिशिएंट एयर प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। अब अगर और भी एयर कम हो गया, मतलब हम सिर्फ कार्बन रखे हैं, इग्निशन पॉइंट रखे हैं, और एयर और भी कम हो गया, वेरी लेस। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CH4 प्लस मान के चलो ये O2 है, बहुत ही लेस है, वेरी लेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे C बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे H2O बनेगा। अब इसको बैलेंस करो, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ तो 2 कर दो। अब यहाँ पे 2 है, ओके। तो दिस इज कॉल्ड सोट। तो हमें क्या मिलेगा, हमें बहुत ही कम, जब एयर के प्रेजेंस में जब हम कंबसन कराते हैं किसका, मेथेन का और या इथेन गैस का, तो हमें क्या मिलता है, हमें सूट मिलता है, दैट इज यूज फॉर व्हाट, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिंटिंग इंक एंड टायर्स। क्लियर है।
तो ये हो गया हमारा, क्या हुआ, कम्बसन रिएक्शन। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं जो मेन जो एल्केन जो रिएक्शन शो करता है वो रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से तो ये समझ में आ रहा है कि भाई ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें क्या करेगा, इसमें यही करेगा कि भाई एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेगा, क्यों ऐसा होता है, मैं सारा चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलो हम लोग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये कैसे करता है। क्लियर है? तो पॉइंट नंबर 1, व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट it reacts with हैलोजन। हैलोजन में क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक दैट, ठीक है ना। फ्लोरीन, हैलोजन गिव्स, क्या देता है हमें, अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मीथेन और इथेन है, तो इसलिए मिथाइल हैलाइड और इथाइल हैलाइड। क्लियर है? तो चलो इसका रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH4 है प्लस, मान के चलो हम Cl2 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पे क्या है, सनलाइट है, और सनलाइट में टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 600 केल्विन के अराउंड, तो यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3Cl प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, HCl बनेगा। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। क्लियर है? तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हुआ है, अभी देखो, ये था, क्या था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे Cl2 है, ये है, तो ये क्या किया, ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक हुआ, इसके साथ एक बना और इसके साथ ये बना। क्लियर है? ये देखो, तो क्या किया, एक क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैंने रिप्लेस कर दिया, इसलिए दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया कि जब कभी भी हम सनलाइट के प्रेजेंस में टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 600 केल्विन। जब क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ जब इथेन, मीथेन और एल्केन जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, वो बनाता है एल्काइल हैलाइड। क्लियर है? तो चलो 1 नंबर पॉइंट ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ देख लो, फिर इसको है, अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 है। क्लियर है? अब फिर इसी तरह से अगर आप इसको फर्दर रिएक्शन कराते जाओ, जैसे यहाँ पे क्या आ गया, CH3Cl आ गया, फिर Cl2 से रिएक्शन करेगा, तो अभी यहाँ पे है, तो फिर एक बार रिप्लेस किया तो क्या बना, CH2 Cl2, फिर इसी तरह से क्या होगा, CH बनेगा, फिर क्या होगा, CCl4 बनेगा। तो इस तरह से सारे जितने भी जो होमोलोगस सीरीज हैं, तो इस तरह से जब तक से हाइड्रोजन है और जब तक से सनलाइट प्रेजेंट है, अल्ट्रावायलेट रेज प्रेजेंट है या लाइट प्रेजेंट है और टेम्परेचर कितना है 600 केल्विन, तब तक से रिएक्शन तब तक से होते रहेगा जब तक से उसमें क्लोरीन प्रेजेंट है। क्लियर है? अगर हम प्रीवियसली का बात करें तो पहले हम लोग ने क्या बनाया, पहले हम लोग ने बनाया Cl2 CH3 प्लस देखो HCl, फिर इसके साथ रिएक्शन किया CH3 या Cl होगा प्लस Cl प्लस Cl2, फिर क्या बना यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना CH2Cl प्लस HCl, फिर यहाँ से किसके साथ रिएक्शन हुआ, CH2Cl प्लस क्लोरीन। क्लियर है? तो फिर यहाँ से क्या बना, यहाँ से बना CHCl3, या फिर ये यहाँ पे क्या बना, तो लास्ट प्रोडक्ट कहाँ तक, जब तक से अगर प्रेजेंट है उसमें क्या है Cl2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब तक से कार्बन है तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर है? तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरह से जितने भी जो मीथेन हो, इथेन हो या प्रोपेन ब्यूटेन हो, इस तरह से वो अगर सनलाइट अवेलेबल है और अल्ट्रावायलेट लाइट अवेलेबल है तो उस केस में क्या होगा, रिएक्शन तब तक से प्रोपागेट करते रहेगा जब तक से वो लास्ट कार्बन में जो हाइड्रोजन एटम है उसको वो रिप्लेस न कर दे या सब्स्टिट्यूट न कर दे। क्लियर है? तो इसीलिए ये रिएक्शन कंटिन्यू चलते रहता है, कब तक से, टोटल जितने भी जो कार्बन में जो हाइड्रोजन एटम जो बॉन्डिंग बना रहा है। क्लियर है?
तो ये तो हो गया। जो सेकंड जो पॉइंट है कि भाई हमारे पास एल्केन तो है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई, हमारा एल्केन से काम नहीं हो रहा है तो हमें क्या चाहिए, हमें या तो अल्कोहल भी चाहिए होता है, एल्डिहाइड भी चाहिए होता है, या एसिड भी, कार्बोक्सिलिक एसिड भी चाहिए होता है। तो हमें फिर क्या करना होगा, अगर हमारे पास एल्केन है तो। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, तब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें करना पड़ता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। क्लियर है। तो कैटालिटिक क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। तो कैटालिस्ट गाइस उसको बोलते हैं जो इटसेल्फ मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट उसका जो रिएक्शन रेट होता है उसको बढ़ा या घटा सकता है। क्लियर है। तो दैट इज कॉल्ड कैटालिस्ट। और जब उस तरह से किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जैसे ले लो, इसका ढक्कन है, इसमें CH4 ले लो और इसमें ऑक्सीजन गैस भर दो, और दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए, 9:1 का रेशियो में। क्लियर है। जब हम इसको लेकर अब इसको इस पर जब हम प्रेशर कितना पे 120 ATM पे जब हम इसको कंप्रेस करते हैं, और फिर इसी जो कंप्रेस्ड जो गैस है इस सिलेंडर के अंदर, और इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए, 475 केल्विन। तो जब इसी गैस को निकाल कर हम बाई एट एनी मीन्स किसी भी तरह जब हम कॉपर ट्यूब से पास कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें अल्कोहल मिलता है। दिस इज द कॉपर ट्यूब। क्लियर। दैट इज वर्ड कैट इज अ कैटालिस्ट। तो यहाँ पे देख लो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया CH4 प्लस O2। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर लगभग 475 केल्विन है, और प्रेशर कितना है 120 ATM। तो हमें क्या मिलेगा, चूँकि मिथाइल और ऑक्सीजन को हम कंप्रेस कर रहे हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल का क्या होता है, CH3OH। क्लियर है। तो ये हमें अल्कोहल यहाँ से मिल जाता है। क्लियर है। तो गाइस ये रहा जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बेसिकली बहुत ही बेसिक था जिसको मैंने कवर किया। और चूंकि इतना डिटेल्स में आपको 10th क्लास तक नहीं पढ़ना है, बट चूंकि ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इसलिए सोचा कि इसका जो मिनिमम लेवल है अंडरस्टैंडिंग का वहाँ तक पहुँचा जाए। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो हाइड्रोकार्बन्स है, एल्केन, एंड देन आफ्टर अभी रिमेनिंग जो है जो 10th बेसिस पे जो एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एल्किन और एल्काइन, उसके बाद में भी बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो एल्केन था, एल्केन का जो हम लोगों ने देख लिया कि भाई एल्केन क्या होता है, सोर्सेस क्या होता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो इस तरह से बहुत सक्सेसफुली हर टॉपिक को टच करते हुए, अच्छा से समझते हुए, जो हमारा जो लेवल है 10th क्लास का वहाँ तक हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया। क्लियर है। तो आई थिंक ये जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।